हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बच्चों, आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर अपना है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर का आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इसके अलावा नीट, लैब असिस्टेंट, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास है। बच्चों, सभी से अनुरोध है कि चैनल के साथ में जुड़ करके, चैनल का विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत शानदार कर सकते हैं, दमदार कर सकते हैं, जानदार कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं। तो चैनल का विजिट कीजिएगा, राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनिएगा। बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए, टिक मार्क करने का प्रयास कीजिए। करेक्ट आंसर यदि आप देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार हो जाएगी। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन, पहला धमाका आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। एक शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। क्या कहना चाहता है? नर विषम युग्मकी होता है, यह स्थिति किसके अंदर पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका मतलब क्या होता है, यानी किसकी बात कर रहा है? अगला हिटेरोगेमेटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हिटेरोगेमेटी की बात कर रहा है। ठीक है ना। देखो, नर विषम युग्मिकी का मतलब हिटेरोगेमेटी होता है। बच्चों, किस में देखने को मिलती है? टिड्डे में अक्ष ओ नर, मनुष्य में अक्ष वाई नर, पक्षियों में जेड डब्ल्यू नर, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि एक व दो दोनों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार स्टेटमेंट आपके सामने रखा गया। पहला ही धमाका आपके सामने रख दिया गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए। जिन बच्चों ने इस चैप्टर की थ्योरी क्लास को अच्छे से ज्वाइन किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका करेक्ट आंसर आप निकाल पाएंगे। किसके अंदर नर विषम युग्मकी पाया जाता है? देखो बच्चों, बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है उस पर हम पहुंचते हैं। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आएगा डी ऑप्शन। यानी इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नर विषम युग्मिकी का मतलब क्या होता है कि देखो, यहाँ पर टिड्डे में हम बात कर रहे हैं, तो टिड्डे के अंदर लिंग निर्धारण प्रणाली जो होती है वो अक्ष ओ प्रकार की होती है। तो नर में एक तो होता है नर का इसका अक्ष गुणसूत्र, और एक उसके अंदर नहीं पाया जाता है। मनुष्य में एक अक्ष होगा और दूसरा कैसा होता है? वाई। तो देखो, ये दोनों लिंग गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होते हैं। इस घटना को कहा जाता है विषम युग्मकी। तो डेफिनेटली यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो अपने पास में हो जाएगा डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आया होगा। कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। मैं सारे विद्यार्थियों से अपील करता हूं, उम्मीद रखता हूं, विश्वास रखता हूं कि इसका करेक्ट आंसर तो आप निकाल ही पाएंगे। देखो बच्चा, क्या कहना चाहता है? एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है। मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन सा लक्षण प्रभावी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था, उसमें से यहां पर जो प्रभावी है उसको ढूंढना है। देखो बच्चा, क्या कहना चाहता है? पुष्प की अग्रस्त स्थिति। देखो, अग्रस्त की जगह शीर्षस्थ लिखा हुआ भी आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है? शीर्षस्थ लिखा हुआ भी आ सकता है, और इसकी जगह मेरे लाडले अंत्य लिखा हुआ भी आ सकता है। ठीक है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि बीज का हरा रंग, झुरीदार बीज, और डी ऑप्शन में कह रहा है फली का हरा रंग। इन 4 करेक्टर में से जो प्रभावी है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। दीजिए करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन में किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। जिस बच्चे को 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण याद है और उसमें कौन सा प्रभावी यानी कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, यानी कौन सा अप्रभावी, वो बच्चा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर निकाल लेगा। देखो बच्चों, हमने जो क्या 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण में क्या पढ़ रखा है कि मटर के पौधे के अंदर जो पहला लक्षण जो था वो तने की लंबाई यानी लंबा और बोना था। अब पुष्प की स्थिति की बात करते हैं, तो देखो पुष्प की स्थिति 2 प्रकार से होती है बच्चा। एक तो होती है कक्षीय, या जिसको आप कह सकते हो अक्षीय, और एक होती है शीर्षस्थ। देखो, कक्षीय प्रभावी होता है और शीर्षस्थ वाला क्या होता है? अप्रभावी। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर इसके बाद देखो क्या कह रहा है? बीज का हरा रंग। देखो, बीज के 2 रंग की बात करेंगे हम। देखो, एक तो बीज का कैसा रंग की बात करेंगे? पीला, और दूसरा कैसा करेंगे हम? हरा। तो यहाँ पर पीला जो है ये तो है प्रभावी, और हरा कैसा है? अप्रभावी। तो ये 2 नंबर ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर झुरीदार बीज, तो हम जानते ये भी कैसा है? अप्रभावी। तो यहाँ पर बच्चा करेक्ट आंसर निकल के आपके पास में आएगा फली का हरा रंग। फली का हरा रंग किस लक्षण को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रभावी को। तो बच्चा डेफिनेटली यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा। याद है सभी को, फली का हरा रंग जो होता है वो प्रभावी होता है, और इसका पीला रंग जो होता है वो अप्रभावी होता है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें किसके पास में जाना होगा? डी ऑप्शन के पास में जाना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से कौन सा संकेत पक्षियों में लिंग गुणसूत्रों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, पक्षियों में लिंग निर्धारण प्रणाली किस प्रकार की पाई जाती है? देखो, एक बात तो आपको ये याद रखना है, पक्षियों के अंदर जो है वो मादा विषम युग्मकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मादा विषम युग्मता पाई जाती है। यानी इसके अंदर मादा विषम युग्मता का मतलब यह है कि मादा के अंदर जो गेमेट पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, देखो आपको ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हमें निकालना है वो क्या हो सकता है? देखो, एक नंबर ऑप्शन में कह रहा है जेड डब्ल्यू जेड जेड, अक्स अक्ष अक्ष वाई, अक्ष ओ अक्ष अक्ष, जेड जेड डब्ल्यू डब्ल्यू। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए। दीजिए करेक्ट आंसर। पक्षियों में लिंग गुणसूत्र को प्रदर्शित करने के लिए किसको काम में लेते हैं? शाबाश, बहुत अच्छे। सारे विद्यार्थी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो अपने पास में ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है? जेड डब्ल्यू जेड जेड है। ये तो अपने पास में देखो जेड डब्ल्यू, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर मादा को। और ये जेड जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नर को। तो पक्षियों के अंदर जो लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है वो जेड डब्ल्यू जेड जेड पाई जाती है। इसे बच्चा किसके नाम से जानते हैं? विषम युग्मता के नाम से जानते हैं। मादा विषम युग्मता के नाम से जानते हैं, फीमेल हेटेरोगेमेटी के नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूले। स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स में इन क्वेश्चन को डालेंगे। मैं कहता हूँ एक से बढ़कर के एक धमाका आपके सामने रखा जाएगा। हर प्रकार के कंपटीशन की दृष्टि से बड़ा यूजफुल होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहना चाहता है कि चूजों में निम्न में से कौन लिंग निर्धारण की क्रिया विधि के लिए जिम्मेदार है? इसका करेक्ट आंसर सारे विद्यार्थी के द्वारा आना चाहिए। चूजे की बात कर रहा है अगला। चूजे में निम्न में से कौन लिंग निर्धारण की क्रिया विधि के लिए जिम्मेदार है? शुक्राणु है, अंडाणु है, कायिक कोशिका, शरीर की प्रत्येक कोशिका। दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया। एक और धमाका आपके सामने। देखता हूं कितने विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। चूजे में देखो बच्चा, चूजे का नाम आते ही देखो आपको समझना है अगला पक्षियों की बात कर रहे हैं। और पक्षियों में भी मैं थोड़ा सा इसको डीपली लेने की बात जाऊं तो मुर्गे मुर्गी की बात मैं करना चाहता हूं। ऐसे एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो देखो, इसमें जो चूजा होता है उसमें लिंग निर्धारण प्रणाली के लिए कौन उत्तरदायी होता है? शुक्राणु कोशिका, अंडा कोशिका, कायिक कोशिका या शरीर की प्रत्येक कोशिका? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम निकालते हैं। देखो, यहां पर आपको किसके पास में जाना होगा? बी ऑप्शन के पास में जाना होगा। यानी यहां पर चूजे के अंदर लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अंडाणु उत्तरदायी होता है। देखो, थोड़ी देर पहले हमने एक बात किया था, जेड 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 डब्ल्यू प्रकार की लिंग निर्धारण प्रणाली किसके अंदर पाई जाती है? पक्षियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पक्षियों में। और हम जानते हैं कि मुर्गा क्या है? एक प्रकार का पक्षी। चूजा एक प्रकार का क्या है? पक्षी। अब समझो, देखो ये दोनों यहाँ पर देखो, जेड जेड जो है ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नर को। और जेड डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मादा को। आगे बात समझ में? तो देखो यहाँ पर जो लिंग निर्धारण के लिए कि कौन उत्तरदायी हो जाएगा, तो इस चेकर बोर्ड से स्पष्ट है कि उसमें लिंग निर्धारण के लिए अंडा उत्तरदायी हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन निकल के आया अपने पास में, बी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट्स में क्लास पूरी होने के बाद में आप ये सारी चीजें नोट्स में डाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चन का, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने डीपली स्टडी किया इस चैप्टर का, डेफिनेटली करेक्ट आंसर निकाल पाएगा। आपके सामने क्या लिखा? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी जीनोटाइप वाला। कैसे टाइप वाला बच्चा? जीनोटाइप वाला एक जीव कितने प्रकार के युग्मक बना सकता है? कितने प्रकार का युग्मक बनाएगा? यानी कितने प्रकार का वो गेमेट्स बनाएगा? दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार आपके सामने रखा गया है। देखो, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी। बच्चों देखो, यहां से स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर जीन कितने हैं? 3 जीन। देखो, हमने एक बात जानी है। देखो, मैं एक कोई बात लिखना चाहता हूं, अच्छे से समझना। एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए, एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक जीन होता है। और बच्चा उस जीन के कितने स्वरूप होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो देखो यहाँ पर अपने पास में कितनी संख्या? देखो 1 2 3 4 5 6 है।
इसका मतलब देखो यहाँ पर स्वरूप और प्रारूप तो 6 हैं, लेकिन यहाँ पर जीन कितनी अपने पास में 6। वो कितने प्रकार के गेमेट बना सकता है? तो आपको जब गेमेट निकालना हो तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 की पावर n। 2 की पावर n। बच्चा यहाँ पर n क्या है? तो देखो n का मतलब है कितने जोड़ी लक्षणों को लेकर के वहां पर क्या किया गया है, क्रॉस करवाया गया है। तो आपके सामने देखो यहाँ पर जीन कितने अपने पास में, देखो यहाँ पर जीन का नंबर है ये, तो यहाँ पर अपने पास में जीन है 3। तो हम 2 की पावर n की जगह 2 की पावर 3 लगाएंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर वो कितने प्रकार के गेमेट बना सकता है, 8 प्रकार के गेमेट बना सकता है। बिल्कुल, कितने प्रकार के गेमेट बनाएगा, 8 प्रकार के गेमेट। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वो 8 प्रकार के गेमेट कैसे बन सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार धमाका आपके सामने रखा गया है, वो कितने प्रकार के गेमेट बनाएगा। ठीक है, देखो समझो इसको, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी सी दिया हुआ है। देखो इसमें थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं इसका सीधा सीधा बात करूँ तो देखो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए बी सी आ गया। ये अपने पास में क्या बन गया, एक गेमेट बन गया। कितना गेमेट बन गया, एक। देखो मैं जब बात करूँ कैपिटल ए कैपिटल बी और सी की, तो इसमें तो देखो अपने पास में एक गेमेट बन गया। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा इसके अंदर, इसके इसका जो करेक्ट आंसर हो तो वो तो अपने पास में क्या हो जाएगा, यानी अपने पास में एक गेमेट बनाएगा। लेकिन जब मैं इसके साथ में इसका दूसरा जोड़ा अप्रभावी ले लूं, कौन सा ले लूं, अप्रभावी, तो अपने पास में कौन सा गेमेट बन जाएगा, 8 गेमेट बन जाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। जब मैं इसको बता देता हूं आपके सामने, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब इसका मैंने क्रॉस करवा दिया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ में, ठीक है ना। अब दोनों को लेकर के हम कितने गेमेट बना सकते हैं, देखो जब अब इसकी F1 पीडी में जैसे देखो मैंने इसका गेमेट बनाया, तो ये कोई यहाँ तक तो इसने पूछा, उसका करेक्ट आंसर तो एक हो गया, ये गेमेट हो गया। अब देखो बच्चा यहाँ पर अपने पास में ये आ गया, जब इसमें हम गेमेट बनाएंगे तो अपने पास में ये वाला गेमेट बन गया, है ना। ये अपने पास में बच्चा बन गया अपने पास में F1 पीडी, और जब F1 पीडी से F2 पीडी प्राप्त करेंगे तो कितने गेमेट बनाएंगे हमें, 8। तो ऐसे पूछे तो हम इसका उत्तर मानेंगे 8। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन का अपने पास में करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 नंबर ऑप्शन आएगा, क्योंकि सीधा इसके अंदर एक ही युग्मक बन रहा है, कोई गलती नहीं करेगा। सीधा क्वेश्चन दे दे तो आप इसके पास में जाएंगे, एक के पास में, किसके पास में, एक के पास में, और क्रॉस के द्वारा पूछ ले तो आप F2 पीडी में यदि गेमेट की बात करें तो आप यहाँ पर कितने गेमेट बनाएंगे, 8 गेमेट बनाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना। अब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और धमाका आपके सामने। कौन सा नियम सिर्फ द्विसंकर क्रॉस से सिद्ध किया जा सकता है, पृथक्करण का नियम, युग्मों की शुद्धता का नियम, प्रभाविकता का नियम और स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ में इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। उम्मीद करता हूं सारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। निम्न में से कौन सा केवल द्विसंकर संकरण से सिद्ध किया जा सकता है। देखो बच्चों कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपको ध्यान देना है। पृथक्करण का नियम और युग्मों की शुद्धता का नियम एक ही नियम है, ठीक है ना, एक ही नियम है दोनों, ये एक ही नियम के दो नाम है। इसको हम विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं, विसंयोजन का नियम। एक बात तो ये याद रखनी। इसके अलावा जो प्रभाविता का नियम, ये तीनों जो है, तीन शब्द जो आए हैं, ये एक संकर संकरण के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है, एक संकर संकरण के ऊपर आधारित है। लेकिन बच्चों याद रखना, स्वतंत्र अपव्यवहन का जो नियम है वो मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो अपने पास में डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी द्विसंकर संकरण से हम स्वतंत्र अपव्यवहन नियम को सिद्ध कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आएगा। डू अगेन रिपीट कर रहा हूं, पृथक्करण के नियम को कहते हैं युग्मों की शुद्धता का नियम, इसे क्या कहते हैं, विसंयोजन का नियम। ये किसके ऊपर आधारित है, एक संकर संकरण पर। और प्रभाविता का नियम भी किस पर आधारित है, एक संकर संकरण पर। इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट आंसर अपने पास में डी ऑप्शन हुआ। अब कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से रखता हूं। किसी अप्रभावी जनक और इसके संकर के बीज क्रॉस कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अप्रभावी जनक है कोई, और इसका क्रॉस हम किसके साथ में कर रहे हैं, इसके संकर के बीच क्रॉस करते हैं, तो उसको किसके नाम से जानते हैं, पूर्वज संकरण के नाम से, एकल संकरण के नाम से, परीक्षण संकरण के नाम से, द्विव संकरण के नाम से। दीजिए करेक्ट आंसर, किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है।
एक हल्का फुल्का सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यदि दिमाग यूज करेंगे तो करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। देखो किसकी बात कर रहा है अगला, अप्रभावी जनक की बात कर रहा है। तो अप्रभावी जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पर स्मॉल टी। बच्चों मैंने अप्रभावी स्मॉल टी लिया है और अपने पास में कैसा है, ये समयुग्मजी है। और अगला कह रहा है इसका क्रॉस आपको करवाना शंकर के साथ में। और शंकर कब हो सकता है, जब एक तो उसके अंदर कैसा हो बच्चा, प्रभावी, और एक उसके अंदर कैसा हो, अप्रभावी। इस प्रकार का जो क्रॉस होता है उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस। और हम जानते हैं टेस्ट क्रॉस को किसके नाम से जानते हैं, परीक्षण संकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन निकल के आया सी ऑप्शन। किसी अप्रभावी जनक और इसके संकर के बीच क्रॉस को परीक्षण संकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए 7 जोड़ी लक्षणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिस बच्चे को 7 जोड़ी विपरीत लक्षण याद है वो आराम से इसमें करेक्ट आंसर ढूंढ लेगा। देखो एक बार हम बात कर लेते हैं कौन कौन से लक्षण है। मैं इधर तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ लक्षण, और इधर मैं कर रहा हूँ प्रभावी, और इधर मैं बता रहा हूँ आपको अप्रभावी। कोशिश करता हूं मैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 7 लक्षण लिखने की। सबसे पहले अपने पास में पादप की लंबाई, तने की लंबाई आता है, यानी पौधे की लंबाई आता है। तो देखो इसके अंदर कैसा हो सकता है, तना कैसा हो सकता है, लंबा हो सकता है, और तना कैसा हो सकता है, बोना हो सकता है। इसके बाद में बच्चों देखो बात करते हैं, तना हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं पुष्प की स्थिति या फूल की स्थिति। ठीक है, वो कैसा हो सकता है, वो अक्षीय हो सकता है, और वो कैसा हो सकता है, अंत्य हो सकता है। अब इसके बाद में फूल का रंग, तो फूल का रंग कैसा हो सकता है, बैंगनी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, हरा हो सकता है। ऐसे फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग। देखो अब इसमें वो ढूंढना है जो नहीं है। पादप की ऊंचाई होता है क्या, पत्ती की आकृति, फली की आकृति, फली का रंग। तो बिल्कुल पादप की ऊंचाई है इसके अंदर, लेकिन पत्ती की आकृति नहीं है। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पर कौन सा हो गया अपने पास में, बी ऑप्शन। फली की आकृति भी होती है, फली का रंग भी होता है। तो बच्चों अच्छे से समझना है कि 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों में कौन शामिल नहीं था, यानी इन 4 में से पत्ती की जो आकृति है वो शामिल नहीं था। तो करेक्ट आंसर निकल के आया अपने पास में बी ऑप्शन। ठीक है, अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके सामने है। क्या कहना चाहता है, निम्न में से कौन सा सहप्रभाविता का उदाहरण है। मैं देखना चाहूंगा कितने विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकालेंगे। निम्न में से कौन सा सहप्रभाविता का उदाहरण है। ये आपके सामने क्या लिखा हुआ बच्चा, HBA। देखो मैं इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये क्या कहना चाहता है, HBA, और इसके साथ में है HBA, और साथ में दे रखा है इसने IA और IB। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, HBS और HBS, और यहां पर फिर से लिखा बच्चा IA और IB। अब थोड़ा ध्यान दो, अब आपको समझना है। तो देखो आपको उसमें ढूंढना सहप्रभाविता। बेटा सहप्रभाविता का मतलब होता है जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य या किन्हीं जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी दोनों दिखाई देते हैं, उसको सहप्रभाविता के नाम से जानते हैं। देखो ये अपने पास में समयुग्मजी है, और ये अपने पास में कैसा है, विषम युग्मजी। तो देखो यहाँ तो अपने पास में हम कह सकते हैं कि प्रभाविता वाला नियम है ना, और यहाँ पर कौन सा है, सहप्रभाविता का, लेकिन दोनों नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया डिलीट। यहाँ पर वापिस कौन कैसा आ गया, समयुग्मजी, तो ये भी डिलीट हो गया। अब थोड़ा सा इस पर गौर फरमाइएगा। देखो HBA के साथ में HBS आया है ना, इसका मतलब ये हो गया अपने पास में विषम युग्मजी। और इसी प्रकार से देखो IAIB आ गया, तो इसी को किसके नाम से जानते हैं, सहप्रभाविता के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो अपने पास में सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, और सी ऑप्शन यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सहप्रभाविता को रिप्रेजेंट कर रहा है। विषम युग्मजी संतति हुई है अपने पास में, इसका मतलब इसमें प्रभावी लक्षण भी है और अप्रभावी लक्षण भी है। तो आप देख सकते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रुधिर वर्ग AB को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर यानी A भी प्रभावी और B भी प्रभावी है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहना चाहता है कि नर टिड्डे तथा नर मोथ में 2 जोड़ी ऑटोसोम्स तथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना हल्का फुल्का क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। नर टिड्डे तथा नर मोथ में 2 जोड़ी ऑटोसोम्स तथा केवल अक्ष होता है, केवल वाई होता है, अक्ष तथा वाई दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने।
देखो बच्चों, सीधा देखो, ध्यान रखना, टिड्डे का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें अक्ष ओ प्रकार की लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। किस प्रकार की? अक्ष ओ प्रकार की लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। यानी ऑटोसोम्स के अलावा, ऑटोसोम्स के अलावा इसके अंदर अक्ष ओ का हो गया। इसका मतलब केवल क्या पाया गया उसके अंदर बच्चा? केवल एक अक्ष गुणसूत्र। और इस ओ का मतलब है कि दूसरा लिंग गुणसूत्र यहाँ पर क्या है? लुप्त है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो अपने पास में हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। यानी केवल उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है। याद रखना, कुछ कीटों के अंदर, नर टिड्डे के अंदर, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं बग के अंदर, इसके अलावा तिलचट्टे के अंदर इस प्रकार की लिंग निर्धारण प्रणाली देखने को मिलती है। अब कड़ी को आगे बढ़ाता हूं मैं और क्या कहना चाहता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक संकर संकरण, देखो एक संकर परीक्षणार्थ संकरण का जीन पर रूप और लक्षण पर रूप अनुपात क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, इतना शानदार क्वेश्चन आपके सामने। देखो बच्चों, क्या कहना चाहते हैं? टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं। देखो अभी करके देखते हैं टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, जब F1PD का क्रॉस करवा दिया जाए अप्रभावी संयुग्मजी के साथ में। बच्चों गेमेट बनाते हैं जरा। इसका गेमेट बना अपने पास में कैपिटल टी और इसका बन गया अपने पास में स्मॉल टी। अब इसका गेमेट आप 2 भी बना सकते हो और सीधा टी भी बना सकते हो। बच्चा इसका क्रॉस में इसके साथ में करवाऊंगा और इसका क्रॉस में इसके साथ में करवाऊंगा। करवा दिया। तो देखो यहाँ पर यदि इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया तो मेरे पास में एक टी बड़ा हो गया, एक टी छोटा हो गया और यहाँ पर दोनों कैसे हो गए? छोटे। यानी 50% संततियां तो आ गई विषम युग्मजी, यानी कैसी? कैपिटल टी स्मॉल टी वाली। और 50% संततियां आ गई समयुग्मजी स्मॉल टी वाली। जब मैं इसको रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास में रेशियो क्या आएगा? 1:1 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे लाडले को समझ में आया होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर अपने पास में स्पष्ट है कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलें, अच्छी तरीके से नोट्स में सारे क्वेश्चन डालने। बहुत कड़ी मेहनत के बाद में ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए। आप क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और लेवल जान सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। बिल्कुल। अब बच्चों इतनी कड़ी मेहनत के साथ में आपके सामने क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हर कंपटीशन की एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थी तक अपनी क्लास, अपना चैनल पहुंचे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके सामने है। फल मक्खी ड्रोसोफिला। देखो फल मक्खी ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं कि दोनों जीनों ए और बी के स्वतंत्र अपव्यन का अभाव किसके कारण से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार आपके सामने रखा गया है। ए और बी जो है उनके स्वतंत्र अपव्यन का अभाव किसके कारण से होता है? विनिमय के कारण से, अपकर्षण के कारण से, पुनर्योजन के कारण से, सहलगनता के कारण से। दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों ने थ्योरी क्लास को पूरा रीड आउट कर लिया, उम्मीद करता हूं सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। फल ड्रोसोफिला के 2 जीनों ए और बी के स्वतंत्र अपव्यन का अभाव किसके कारण से होता है? बच्चों याद रखना, मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला मक्खी के ऊपर अपना प्रयोग किया था। और ये जो फल मक्खी है इसको मेलनोगेस्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेलनोगेस्टर के नाम से जानते हैं। रट्टा लगा लेना। अब देखो क्या है, जब एक गुणसूत्र ही है, ठीक है ना, इस गुणसूत्र के ऊपर मैंने जीन देखी, ए और बी 2 जीन पाई जाती हैं। बच्चों ये जो जीन होती है ये जनक से संतति के अंदर, जनक से संतति के अंदर एक साथ जाने का प्रयास करती हैं और इस घटना को लिंकेज कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। और जब जब संलग्नता होगी तब तक कौन नहीं हो सकता? स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं हो सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अंदर, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम क्या कहता है कि प्रभावी और अप्रभावी F2PD में एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो अलग अलग नहीं जा सकते। ये कहता है कि संलग्नता के अंदर एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाली सारी की सारी जीन एक साथ आगामी पीढ़ी में वंशागत होने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की जीन को संलग्न जीन और इस घटना को संलग्नता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर निकल के आएगा डी ऑप्शन। जब संलग्नता बढ़ेगी तो स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होगा। और याद रखना, संलग्नता जो है वो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद माना जाता है क्योंकि ये इसका पालन नहीं करता है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में डी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर समझ पाए होंगे। यानी संलग्नता बढ़ेगी तो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहना चाहता है
निम्न में से किस में मादा सदस्य के द्वारा लिंग निर्धारण होता है? तो ये तो आप करेक्ट आंसर तुरंत देने वाले हैं, क्योंकि आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में पिछले क्वेश्चन में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। मनुष्य में होता है, ड्रोसोफिला में होता है, पक्षियों में होता है, टिड्डे में होता है। ध्यान देना थोड़ा सा, मादा सदस्य की बात कर रहा है अगला। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, जितने भी पक्षी हैं, पक्षियों के अंदर एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मैं निकालूंगा वो अपने पास में सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। यानी पक्षियों के अंदर यदि मैं बात करूं तो पक्षियों के अंदर बच्चा, एक बार पुनः लिख रहा हूं मैं, जेड 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 डब्ल्यू प्रकार की लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। और ध्यान देना, यहाँ पर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मादा को। और मादा यहाँ पर लिंग निर्धारण का काम करती है। बिल्कुल। तो पक्षियों के अंदर मादा सदस्य के द्वारा क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। तो यहाँ पर अपने पास में करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। अब बच्चा कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने एक और धमाका रखते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्रोमोसोम पर जीन के मध्य दूरी अधिक होने पर जीन दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार तरीके से। देखो, एक क्रोमोसोम बना लेते हैं, ये आपके सामने गुणसूत्र है, ठीक है, और ये आपके सामने दूसरा गुणसूत्र है। अब यहां पर एक जीन है ए और एक जीन है यहां पर बी। अब दूसरे क्रोमोसोम पर थोड़ा ध्यान देना, मैं किस प्रकार का डायग्राम बना रहा हूं, कैसे इस पर जीन दर्शा रहा हूं। एक जीन बच्चा यहाँ ए है और एक जीन यहाँ पर बी है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों के बीच में दूरी कम है, दूरी कम है तो संलग्नता ज्यादा होगी। देखो दूरी, देखो जीनों के बीच में दूरी कम होगी तो संलग्नता का मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा? लिंकेज का मान बढ़ेगा। कब? जब इनके बीच में दूरी क्या हो? कम हो। लेकिन बच्चा देखो, यहां पर थोड़ा गौर करना, यहां पर दूरी क्या हो गई? जीनों के बीच में अधिक, अधिक हो गई ना, तो अब लिंकेज का जो मान है वो तो बच्चा कम हो जाएगा और क्रॉसिंग ओवर का मान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब ऑप्शन पर बात करते हैं। देखो, कमजोर संलग्नता होगी, मजबूत संलग्नता होगी, कम जीन विनिमय होगा, 1 व 3 दोनों। तो अब ये जो 1 व 3 दोनों है, ये तो डाला गया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और गलत आंसर दे दें। लेकिन मेरे लाडले, आपको समझना है, यदि क्रोमोसोम के ऊपर जीनों के मध्य दूरी ज्यादा होगी तो संलग्नता कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर। तो डेफिनेटली यहां पर करेक्ट आंसर तो ए ऑप्शन होगा। लेकिन बच्चों, हम सेकंड और थर्ड ऑप्शन पर भी चर्चा करेंगे। मजबूत संलग्नता नहीं होगी, कम जीनविन में नहीं होगा। जीनविन में देखो, मैंने यहाँ पर लिखा जीनविन में बढ़ेगा, जीनविन में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखना बच्चा, जब जीनों के बीच में दूरी बढ़ेगी तो संलग्नता कम हो जाएगी और क्रॉसिंग ओवर का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपने पास में ए ऑप्शन होगा। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्रोमोसोम को बिल्कुल डिस्टेंस को दर्शा सकते हैं और अच्छी तरीके से आप लिंकेज को समझ सकते हैं। अब कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और आपके सामने एक और धमाका, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन था आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास का। और इस प्रकार से इस चैप्टर का आपको पार्ट नंबर 5 देखने को मिला, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब आपके पास में एमसीक्यूज के मामले में इस चैप्टर से लगभग आपको 100 एमसीक्यूज मिल गए हैं। आप अच्छी तरीके से इनको बार बार रिवाइज करके इस चैप्टर की आधारशिला को तैयार कर सकते हैं, आप नींव मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में हम एक और धमाकेदार क्लास के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों, अधिक से अधिक शेयर करना नहीं भूलें, जितना हो सके उतना चैनल को विजिट कराओ, ताकि आप और आपके साथियों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। धन्यवाद।